नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र ढाका आई स्टडी ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन बीएससी फर्स्ट ईयर की यूनिट 3 पढ़ रहे थे एसएचएम, और अपन ने सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए एसएचएम के। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं, अपना सबसे अच्छा एग्जाम्पल दोलक होता है, दोलक ही लेके चलते हैं। मान लो इसको हिला दें और हिलाने के बाद इस वाली सिचुएशन पर ये आ जाए, ठीक है। तो ये कब हिला? जब आपने क्या लगाया? एफ। इसने गति की, कुछ ना कुछ क्या मिला आपको? वेग मिला। समझ रहे हो इतनी बात? मीन्स किसी न किसी तरीके से वापस ये अपनी साम्य अवस्था में आएगा। मीन्स वेग में वापस क्या करता चलेगा? ये कमी करता चलेगा। वेग में जैसे कमी हो रही है वैसे ही अपन मान ले कि इसकी एनर्जी ई है, तो एनर्जी में भी वापस क्या होगी? कमी। तभी ये कहाँ पहुंचेगा? अपनी साम्य अवस्था में पहुंचेगा। इसका मीनिंग क्या है? कोई एक ऐसा वर्ड होगा जो इसकी कमी को दर्शाएगा। और फिजिक्स में कमी को दर्शाने वाले वर्ड को क्या बोलते हैं? अवमंदन, ठीक है, डंपिंग। बल लग रहा है तो अपन बल भी लिख सकते हैं, मीन्स अवमंदन बल, डंपिंग फोर्स। समझ आई इतनी बात? मीन्स अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? अवमंदन बल। मेरी कोशिश ये है कि आपको एक से दूसरे टॉपिक को जोड़ते हुए अपन आगे से आगे चले, ताकि आपको ये पता लगता रहे कि नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या आने वाला है। मैं अब आपको कहूं कि डेफिनेशन क्या होती है, तो आप इजीली यहां से बता सकते हो कि वह बल जो पिंड के वेग में व गतिज ऊर्जा में कमी कर देते हैं क्या कहलाते हैं? डंपिंग फोर्स कहलाते हैं। उसके साथ साथ आगे आप ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पर लगने वाला जो बल F होता है वो इसके वेग के क्या होता है? समानुपाती। F इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट लेते हैं लेमडा इंटू वी। यहाँ एक निगेटिव साइन आता है। वापस वही बात कि यहाँ पे लेमडा क्या है, तो लेमडा आप क्या बोल सकते हो? अवमंदन का कोई गुणांक, और निगेटिव साइन रिप्रेजेंट करेगा कि अवमंदन बल गति के विपरीत दिशा में लगता है। समझ आई इतनी बात? लेकिन अब यदि मैं आपको कहूँ कि किसी भी पार्टिकल को इस अवमंदन वाली सिचुएशन में अपन डाल देते हैं, तो अवमंदन की सिचुएशन में डालने के बाद उसका एक्सप्लेनेशन किस प्रकार से होगा? मीन्स डेरिवेशन आप कैसे करोगे या उसकी थ्योरी कैसे दोगे? मीन्स अब आप क्या पढ़ने वाले हो? अवमंदन बल के प्रभाव में किसी कण की गति। तो देखिएगा अपनी हेडिंग क्या हो जाएगी? अवमंदन के प्रभाव में कण की गति। इंग्लिश वाले लिख सकते हैं मोशन ऑफ पार्टिकल्स अंडर द एक्शन ऑफ डंपिंग फोर्स, ठीक है। देखिएगा, वी नो दैट, मैंने कहा था पहले कि डेरिवेशन तो करने में आपको इतना परफेक्ट कर देंगे आप कभी नहीं भूलोगे। अभी भी अपन ने क्या समझा कि लगने वाला बल, जब अवमंदन बल लग रहा है तो कितना होता है? माइनस लेमडा इंटू वी। समीकरण 1 मान लो। आपको पता है एसएचएम में जो बल लगता है वो न्यूटन की गति के बल के इक्वल होता है। मीन्स नेक्स्ट स्टेप क्या आने वाली है? न्यूटन की गति से लगने वाला बल F बराबर क्या होता है? m। इक्वेशन 2 पहले भी बताया हुआ है, ये भी बल का मान है और ये भी बल का मान है। सैचुरेशन कंडीशन में दोनों बराबर होंगे, मीन्स ma किसके बराबर हो गया? माइनस लेमडा वी। अब देखिएगा यहाँ v की टर्म है, क्या एक को आप v के पदों में लिख सकते हो इजीली? m dv अपॉन dt किसके इक्वल हो गया? माइनस लेमडा इंटू वी। डेरिवेशन में dv और dtr आपको क्या लग रहा है? कहीं ना कहीं आपको समाकलन करना पड़ेगा, और समाकलन करने के बाद कोई एक पैरामीटर यहाँ से आपको निकालना होगा। तो देखिएगा, मैं v वाला एक तरफ कर लेता हूँ, बाकी सारा अदर साइड कर लेता हूँ। dv अपॉन वी दैट इक्वल माइनस लेमडा अपॉन m, m नीचे चला गया, साथ में क्या आ गया? dt। आप यहाँ लिख सकते हो समाकलन करने पर, जैसे ही आप यहाँ इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन dv अपॉन वी इक्वल टू माइनस लेमडा अपॉन m, साथ में क्या आ गया? dt। सब होशियार और इंटेलिजेंट हो, कर सकते हो इजीली, ठीक है। 1 अपॉन वी का क्या होता है? log v। मीन्स क्या लिखेंगे अपन? log v। बेस में क्या होता है? e।
इक्वल टू माइनस लेमडा अपॉन एम dt का t हो जाएगा प्लस कोई कांस्टेंट आ जाएगा c। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी के भी। अब यदि आपको मैं कहूँ कि कांस्टेंट c का मान कैसे निकालते हैं, तो एक कंडीशन लगा के निकालते हैं। यदि अपन कहें प्रारंभ में जब t बराबर 0 था, एट इनिशियल इफ t बराबर 0, मान लो थोड़ा बहुत उसमें कोई वेग होगा, v बराबर क्या ले लिया अपन ने, v नोट। ठीक है, इस वाले में आप अप्लाई कर सकते हो, इक्वेशन भी दे सकते हो, इसको 3 मान लिया अपन ने। देन log e, v की जगह पुटअप कर दो v नोट, दैट इक्वल यहाँ क्या हो जाएगा 0 प्लस क्या आ गया कांस्टेंट c, मीन c की वैल्यू आपको मिल गई। अपन ये वाली कंडीशन तभी लगाते हैं जब इंटीग्रेशन में किसी प्रकार का कोई कांस्टेंट आ जाता है। समझ आया यहाँ तक? बाई इक्वेशन 3 एंड 4 क्या बन जाएगा, log आधार e v इक्वल माइनस लेमडा अपॉन एम इंटू टी प्लस सी, c की जगह log आधार e, साथ में क्या आ जाएगा v नोट। log की टर्म है, log की टर्म है एक तरफ कर लो, log e v माइनस log e v नोट दैट इक्वल माइनस लेमडा अपॉन एम इंटू टी। नेक्स्ट देखिएगा, log m माइनस log n, फॉर्मूला होता है ना एक, log m माइनस log n, क्या लिख सकते हो आप, log m अपॉन n। ठीक है, अप्लाई कर दो, log e v अपॉन v नोट दैट इक्वल माइनस लेमडा अपॉन m इंटू टी। समझ आया यहाँ तक? यदि मैं कहूँ एक तरफ से log हटाना है तो यहाँ से log खत्म होगा तो राइट साइड में जो भी टर्म लिखी होगी वो e की पावर में पहुँच जाएगी। इधर भेजोगे तो v अपॉन v नोट e की पावर माइनस लेमडा अपॉन m मल्टीपल क्या हो गया t, v इक्वल टू क्या मिला, v नोट e की पावर माइनस लेमडा अपॉन m इंटू टी। यहाँ तक हुआ। और आपको मैं कहूँ कि यहाँ m अपॉन जो लेमडा है इसकी जो यूनिट होती है वो किसकी यूनिट होती है, टाइम की यूनिट होती है, मीन्स इसका डायमेंशन टाइम का डायमेंशन होगा। देन तब आप क्या लिख सकते हो, v इक्वल टू वी नोट, पूरा होने के बाद समझ में आएगा कि कैसे टाइम का होगा, v इक्वल टू वी नोट e की पावर माइनस ये t था, m अपॉन लेमडा की जगह t रखेंगे तो नीचे भी t आ जाएगा। सपोज कर लिया अपन ने t से t डिवाइडेशन वन टाइम, v नोट e की पावर माइनस 1, v इक्वल टू वी नोट डिवाइडेड बाई e। क्या रिजल्ट निकला अपने लिए कि वेलोसिटी अपनी प्रारंभिक वेलोसिटी की कितनी मल्टीपल हो गई, 1 अपॉन ई मल्टीपल हो गई। मीन्स ये जो टाइम अपन ने माना है वो टाइम कौन सा टाइम है, जब वेलोसिटी का मान अपनी प्रारंभिक वेलोसिटी का 1 अपॉन ई गुना हो जाता है, तभी इसको एक वर्ड आता है और बोलते हैं विश्रांति काल। समझ आया? यदि कोई कहे आपको विश्रांति काल क्या है, और मैं भी कहता हूं कि इससे आगे चैप्टर में जहां पे भी विश्रांति काल आएगा, जैसे अपन पढ़ेंगे तो वहां एनर्जी ई भी आएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है एनर्जी ई, वो भी प्रारंभिक एनर्जी की 1 अपॉन ई गुना, मीन्स कोई भी फैक्टर जो डिफाइंड है वो प्रारंभिक मान का 1 अपॉन ई गुना होने में लगा समय ही क्या कहलाता है, विश्रांति काल। चाहे वेग हो रहा है तो वेग के लिए विश्रांति काल, यदि एनर्जी हो रही होगी तो एनर्जी के लिए विश्रांति काल। समझ आए इतना? यदि आप यहाँ ई का भाग दो तो रिजल्ट आपके पास निकल के आता है, लास्ट स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ मैं, v इक्वल टू 0.368 और v नोट। तो कैसे पता लगा आपको कि जब भी कण को अवमंदन के अधीन कार्य करवाएंगे तो किस प्रकार की सिचुएशन निकल के आएगी। तो बहुत अच्छे से आपको बताया है कि कण की गति का विवेचन किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो चलिएगा अब मैं आपको कहूं कि आपने अवमंदन पढ़ लिया और अवमंदन पढ़ने के बाद अवमंदन की सिचुएशन में यदि कोई दोलित रख दे, मीन्स उसको अपन बोलेंगे क्या, अवमंदित सरल आवर्ती दोलक। वो क्या होता है, उसका इक्वेशन किस प्रकार से होता है, अपने को निकालना है। बहुत आसान है, सब आपको पता है, बताया है मैंने। डेरिवेशन करने में परफेक्ट हो जाओगे यदि मेरे कॉन्सेप्ट आप अच्छे से
सीख लोगे। तो पहले हेडिंग लगाते हैं अपन की हेडिंग क्या है, अवमंदित सरल आवर्ती दोलितर डम्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, या फिर मोशन भी बोल देते हैं कि अवमंदित सरल आवर्तित दोलितर होगा तो वो जो गति करेगा वो उसकी क्या हो जाएगी, गति। तो ऐसे भी बोल सकते हो कि अवमंदित सरल आवर्ती गति। अब किस प्रकार से आप पढ़ोगे, मीन्स पहले तो ये होता क्या है कि ऐसे दोलक जो आयाम और ऊर्जा में समय के साथ लगातार कमी करते हैं अवमंदित हेडिंग कहलाती है। समझ आई बात। मीन्स यहाँ क्या वर्ड आएगा, जो आयाम है वो और साथ में ऊर्जा, इस ऊर्जा दोनों में क्या करे, कमी करे, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, अवमंदित सरल आवर्ती दोलितर बोलेंगे। अब मैं कहूँ कि अवमंदित सरल आवर्ती दोलितर में कौन से बल लगते हैं, तो दोनों बल लगेंगे। पीछे अपन ने हुक के नियम वाला बल पढ़ा था वो भी लगेगा, और दूसरा जो अवमंदन नाम आया तो अवमंदित बल वाला कॉन्सेप्ट भी लगेगा। तो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ सीधा, लगने वाला बल, लगने वाला बल, पहला बल लगेगा F1 मान लेते हैं अपन माइनस kx, इक्वेशन 1। थ्योरी बता दी है मैंने, और आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियो देखें तो साथ साथ यदि नोट्स बनाते हो तो वो सोने में सुहागा। फिर F2 बल जो अभी पढ़ा है अपन ने माइनस लेमडा इंटू वी, इसको मान लेते हैं अपन इक्वेशन 2। ठीक है, तो टोटल बल कितना हो गया, F इक्वल टू F1 प्लस F2, इसको कोई इक्वेशन 3 मान लो, बाई इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों से क्या लिख सकते हो, F इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस लेमडा, इसको कोई इक्वेशन 4 मान लो। एक बल आपने निकाल लिया, क्या बताया हुआ है, निकला हुआ जो बल होगा वो न्यूटन की गति के बल को संतुष्ट करेगा। मीन्स वी नो दैट, जो मैंने बोला है F बराबर ma, समझ गए। इसको मान लो इक्वेशन 5। तो संतुलन की अवस्था है, इक्वेशन 4 इक्वेशन 5 के इक्वल होगा। मीन्स ma इक्वल माइनस के एक्स माइनस लेमडा वी, एक तरफ कर लो ma प्लस के एक्स प्लस लेमडा वी, किसके बराबर हो गया जी, 0 के। इसको कोई इक्वेशन 6 मान लो। बट यहाँ x है, कोशिश है अपनी इन दोनों को भी x में चेंज कर दे, इजीली कर सकते हो। v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, ऐसे ही a इक्वल टू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर रख दीजिएगा। देन क्या मिला आपको, m डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस लेमडा डी एक्स अपॉन डी टी, दैट इक्वल 0। देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि यहाँ पर इस अवकलन कितनी बार हो रहा है, 2, यहाँ 0, यहाँ अवकलन कितनी बार हो रहा है, 1 बार। तो अपन किसी एक ऑर्डर में इसको लिख देंगे। मीन्स m डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर पहले 2 बार हो गया, उसके बाद कॉन्स्टेंट लेमडा, फिर डी एक्स अपॉन डी टी 1 बार हो गया, प्लस के एक्स इक्वल टू 0। ये देखने में थोड़ा सुंदर लगता है, इस वजह से अपन ने किया है, और आगे मेजरमेंट में भी कोई समस्या ना आए इस वजह से किया है। फिर यहाँ पर जो भी कांस्टेंट होता है उसका पूरी समीकरण में डिवाइडेशन दे दो। मीन्स डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस लेमडा अपॉन एम, साथ में डी एक्स अपॉन डी टी प्लस के एक्स, दैट इक्वल 0, नीचे m भी आएगा। ठीक है, आगे क्या होगा, यहाँ ये भी कुछ कांस्टेंट है और ये भी कुछ कांस्टेंट है। इसको तो आप जानते हो कि जो k अपॉन m होता है वो क्या होता है, ओमेगा नॉट स्क्वायर। अब अपन लेमडा अपॉन m को क्या लें, इस डेरिवेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि लेमडा अपॉन m क्या लोगे। तो लेमडा अपॉन m का कांस्टेंट लिया जाता है 2r। ठीक है ना, फोकस करना है इस पे। r यहाँ अवमंदन का कोई नियतांक है। ठीक है, देन तब इस वाले इक्वेशन को क्या लिखोगे, डी टू एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर प्लस 2r
डी एक्स अपॉन डी टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल 0। कोई इक्वेशन मान लो 7। समझ आया? बहुत अच्छे से हर एक छोटा पॉइंट आपको बताते हुए चल रहे हैं, कहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे पूछूं ये जो लिखा हुआ समीकरण 7 है वो क्या है, तो आप क्या बताओगे? यह समीकरण एक अवकलन समीकरण है। 12th क्लास में पढ़े हैं आपने अवकल समीकरण क्या होते हैं, ठीक है ना। मीन्स अब इस वाले अवकल समीकरण का सॉल्यूशन अपन निकालेंगे, जो अपना क्या होगा, फाइनल रिजल्ट होगा। मीन्स क्या बोला मैंने, समीकरण 7 एक अवकलन समीकरण है। ठीक है, नेक्स्ट अपन निकालेंगे कि इस वाले अवकल समीकरण का सॉल्यूशन क्या होगा। कितनी मिनट को होगा ऐसा यार? 10 मिनट में सॉल्यूशन होता होगा, कोशिश आपने हो जाए कि गुरु। ठीक है, तो अपन सॉल्यूशन निकालते हैं उस वाले इक्वेशन का। मैं यदि आपको पूछूं कि ऐसा कोई इक्वेशन आपका पहले कभी देखा हुआ है, 12th क्लास आप जब पढ़े थे तो वहाँ LCR परिपथ का जब आप सॉल्यूशन कर रहे थे तो कुछ इसी प्रकार का सॉल्यूशन निकल के आ रहा था। मीन्स ये इक्वेशन ही आपको मिल रहा था, हालांकि विस्थापन x की जगह आवेश q होता था। ठीक है, और तब आप उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए कोई फंक्शन मानते थे, और वो फंक्शन किस प्रकार का होता था, एक्सपोनेंशियल की पावर होती थी कुछ ना कुछ। मीन्स यहाँ पे भी अपन सॉल्यूशन करेंगे तो एक्सपोनेंशियल की कोई पावर लेंगे और पावर लेने के बाद उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखिएगा समीकरण 7 के हल के लिए माना कि अपन एक फंक्शन मान रहे हैं x इक्वल टू e की पावर एल्फा टी। 12th क्लास में भी यही माना था आपने, x इक्वल टू e की पावर एल्फा टी। इसको इक्वेशन 8 मान लेते हैं। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि क्या हो सकता है आगे। यहाँ पे देखिए x है, अपन वैल्यू रख सकते हैं, फिर dx अपॉन dt अपने को एक बार अवकलन करना पड़ेगा, फिर वैल्यू पुटअप कर सकते हो। x आपके पास इमेजिन कर लिया, उसका एक बार अवकलन करेंगे, फिर आगे बढ़ो 2 बार अवकलन करेंगे, इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे। देखिएगा डूइंग डिफरेंशिएशन, ठीक है, dx अपॉन dt। एक की पावर x का क्या हो गया, एक की पावर x। अवकलन में क्या होता है, जो पद होता है ऊपर उसका साथ में भी अवकलन होता है और उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो एल्फा टी में टी का क्या हो गया 1, गुणांक क्या आ गया एल्फा। इक्वेशन मान लो 2। अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी, ठीक है, d2x डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर इक्वल, वापस एक बार और करोगे तो एक की पावर एल्फा टी, एक कॉन्स्टेंट और आ जाएगा एल्फा स्क्वायर। इसको मान लो इक्वेशन 10। इक्वेशन 8, 9 एंड 10 पुट इन इक्वेशन 7। उस वाले 7 इक्वेशन में अपने को पुटअप करना है। क्या रिजल्ट आएगा देखिएगा, पहले d2x अपॉन dt स्क्वायर की जगह तो एल्फा स्क्वायर e की पावर एल्फा x प्लस 2r dx अपॉन dt तो एल्फा e की पावर एल्फा t प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर x की जगह e की पावर एल्फा t। इसका मान किसके बराबर है 0 के। इतने अच्छे से आपको बताया गया है, शायद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे आप क्या कर सकते हो, थोड़ा दिमाग खुद भी लगाइए। मेरे को तो बताना ही है, लेकिन कोशिश करो कि खुद का माइंड कितना काम करता है। देखिएगा यहाँ e की पावर एल्फा टी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। इसको अपन एक तरफ ले सकते हैं, मीनिंग्स e की पावर एल्फा एक्स, अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ क्या रहा एल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ क्या रहा 2r है ये, साथ में ये वाला एल्फा, ठीक है, प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर। आई बात समझ, इक्वल 0। समझ आई बात। मैं ये फील कर रहा हूँ कि कहीं आपके कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, आगे इजीली आप कर सकते हो। देखिएगा 2 पद है और किसके इक्वल है 0। मैं आपसे कहूँ e की पावर एल्फा एक्स क्या 0 हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, रीजन देखिएगा,
एक की पावर एल्फा एक्स का प्रसार होता है 1 प्लस एक्स, एक्स का मतलब क्या है एल्फा एक्स। तो जब आप इसका एक्सपेंड करते हो तो पहली ही टर्म आपको क्या मिल गई 1। इसका मीनिंग ये है कि एक की पावर एल्फा एक्स क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। इसका मीनिंग क्या है, जो भी टर्म यहाँ पे रहेगी वो क्या होगी 0 होगी। देन थोड़ा सा मिटाते हैं और लिखते हैं, मिटाने में तो समय लगता ही है। जो मैंने एक्सप्लेनेशन बताई उसके आधार पे आप क्या लिख सकते हो, एल्फा स्क्वायर प्लस 2r एल्फा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो गया 0। ये इक्वेशन 11। अब फिर मैं आपसे पूछूं कि समीकरण 11 क्या है, तो आप क्या कहोगे, कंपैरिजन करिएगा। एक बहुत अच्छे गणितज्ञ हैं अपने श्रीधर आचार्य, उनका सूत्र क्या होता था वो देखिएगा, ए एक्स स्क्वायर, कोई भी समीकरण इस प्रकार से है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किसके बराबर है 0। कंपेयर कीजिएगा, एक्स की जगह एल्फा है, ठीक है, यहाँ पे एल्फा, ठीक है, कांस्टेंट सी आ रहा है अपने पास, ठीक है। तब इस वाले इक्वेशन का सॉल्यूशन पहले आप किसके बराबर लिखते थे एक्स, लेकिन इक्वेशन किसके पदों में है एल्फा, तो सॉल्यूशन किसका निकल के आएगा एल्फा का निकल के आएगा। फॉर्मूला लिखते हैं पहले तो, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। आपको पता होना चाहिए यहाँ a b और c क्या है, तो मैं यहाँ बता देता हूँ। a इक्वल टू तो 1 है, b इक्वल टू 2r है, c किसके बराबर है ओमेगा नॉट, इसको रखिएगा और सॉल्यूशन करिएगा। माइनस 2r प्लस माइनस रूट स्क्वायर करोगे 2r का तो 4r स्क्वायर माइनस 4a1 है, c ओमेगा नोट स्क्वायर तो 4 ओमेगा नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू a 1 हो गया। हटाते हैं वरना 21 समझोगे आप फिर। एल्फा इक्वल माइनस 2r प्लस माइनस, यहाँ पे भी 4 है यहाँ पे भी 4 है, तो आप ऐसे ले सकते हो ना 4r स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर हो जाता है कभी, डिवाइडेड बाई 2। ये यहाँ 4 क्यों है, क्योंकि इसको बाहर निकालोगे तब क्या मिलेगा आपको 2 मिलेगा। तो एल्फा इक्वल माइनस 2r प्लस माइनस 2 और रूट r स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इस 2 का इसमें डिवाइडेशन दे सकते हो आप, तो क्या मिलेगा आपको एल्फा इक्वल टू माइनस r प्लस माइनस रूट r स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो समझ आया अपन ने। देखिएगा वहां अपन ने क्या माना था कि x का सॉल्यूशन e की पावर एल्फा t के पदों में है, तब आपको ऐसे लगा होगा कि ये एल्फा क्या है। तो देखिएगा एल्फा क्या है, एल्फा किस पर निर्भर करेगा, अवमंदन गुणांक r और आवर्ती ओमेगा नोट के ऊपर निर्भर करता है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि एल्फा का मान किन किन पदों पर निर्भर करता है। तो समझ आया यहाँ तक, किसी के भी कोई दिक्कत नहीं हो रही। अब मैं आपको कहूँ कि ये जो भी लिखा गया है उसका आप हल किस प्रकार से करते हो। x इक्वल टू ए ई की पावर एल्फा टी प्लस बी ई की पावर माइनस एल्फा टी प्लस बी ई की पावर माइनस एल्फा टी। समझ में आ रही है इतनी बातें। इसको नेक्स्ट वाला इक्वेशन आप मान सकते हो। मीन्स ये सॉल्यूशन मैंने कहाँ से लिखा है, उस वाली इक्वेशन जो यहाँ लिखी हुई थी ना पहले, उसका सॉल्यूशन क्या होता है, ए ई की पावर एल्फा टी प्लस बी ई की पावर माइनस एल्फा टी। मीन्स अब अपन आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इसका आगे सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सपोज करो कि इसको इक्वेशन अपन दे देते हैं 11 और ये वाला इक्वेशन 12। ये कहाँ से आया, ये अवकलन समीकरण का कॉन्सेप्ट होता है। जो इक्वेशन 7 लिखा हुआ था उस प्रकार का जब अवकलन समीकरण है तब उसका हल क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट ई की पावर एल्फा टी प्लस बी ई की पावर माइनस एल्फा टी। ठीक है, आपको मैं कहूँ x निकालना है तो एल्फा अपन ने निकाल लिया, यहाँ पे एल्फा की वैल्यू पुटअप कर सकते हो। देखिएगा आगे यहाँ कर लेते हैं x इक्वल ए की पावर एल्फा की जगह माइनस r प्लस माइनस और रूट r स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस b
1 की पावर माइनस बाहर है, फिर माइनस आर प्लस माइनस रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। इक्वेशन को देख के डर मत जाना कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको अच्छे से अपन लिख लेते हैं। तो x इक्वल ए 1 की पावर माइनस आर प्लस माइनस रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस b 1 की पावर। इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन बताएंगे। मीन्स अब आपको अपना नेक्स्ट टास्क क्या होगा कि इस x को काम में लेकर किस प्रकार की सिचुएशन आप बनाते हो। मीन्स इससे नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे तो इस वाले इक्वेशन को काम में लेते हुए आगे चलेंगे। अभी थोड़ा सा और बता देते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा r, इस माइनस की वजह से ये सारा बता देंगे आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट्स। आप तो इस वाले इक्वेशन को ध्यान रखो कि ये इक्वेशन है। तो समझ आया आपके कि किस प्रकार मैंने एल्फा की वैल्यू निकाली और किस प्रकार x की वैल्यू निकाली। आज के लेक्चर में आपने यही सीखा कि अवमंदन क्या होता है और अवमंदन के अधीन किस प्रकार की गति होती है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताया है, शायद आपको समझ आया होगा।